मित्रों नमस्कार। फरहत का एक क्वेश्चन था सेक्शन 3 को लेकर कि इंडिया से अलग जाकर भी यदि कोई एक्शन होता है तो मैंने शायद इस पर कुछ एग्जाम्पल दिया था उस समय, तो मैंने ही क्लियर किया। इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं उसको स्पष्ट कर देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा और सभी लोगों को क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए कि इंडियन कम्युनिटी के लोग बाहर रह रहे हैं। सपोज करिए कि हम ऑस्ट्रेलिया में, चूंकि अभी काफी ज्यादा चल रहा है इंडियन कम्युनिटी पर अटैक, तो सपोज करिए कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग रहते हैं और वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव हैं वह मर्डर कर देते हैं वहाँ जो व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का, तो वो इंडिया से अलग जाकर वहाँ क्राइम हुआ। ठीक है ना, इंडिया से अलग जाकर वह क्राइम हुआ और इंडियन लॉ में वो क्राइम जो है, मर्डर जो है, वो इंडियन लॉ में क्राइम माना जाता है। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री में क्राइम नहीं माना जाता है, लेकिन इंडियन पिनल कोड के अनुसार वो क्राइम माना जाता है। तो वो तो क्राइम होगा, ठीक है ना, वह क्राइम होगा। अब चूंकि वहां पर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन ने किया है तो वहां के कानून के अनुसार भी केस होगा, लेकिन यहाँ पर जो उसके परिजन है उस व्यक्ति के, वह भी यदि केस करेंगे तो वह केस रजिस्टर्ड होगा। तो वह जो क्वेश्चन था आपका कि इंडिया से बाहर, इंडिया से परे यदि कोई क्राइम होता है जो इंडियन लॉ के अंतर्गत जिसको कि क्राइम माना जाता है, और एनी पर्सन शब्द आपका क्वेश्चन था, एनी पर्सन, एनीबॉडी, ठीक है ना, तो वह कोई भी व्यक्ति हो, वर्ल्ड के किसी भी कोना में रहने वाला व्यक्ति हो, कहीं का सिटीजनशिप हो, यदि वह क्राइम करता है कहीं पर भी और इंडियन लॉ और इंडियंस के साथ करता है, तब ऐसी स्थिति में वह लॉ एप्लीकेबल होगा। और मैंने आप लोगों को बताया था सेक्शन 179 ऑफ द सीआरपीसी, 179 ऑफ द सीआरपीसी इन्वोक होगा और यहाँ पर वह केस फाइल होगा। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यह क्या है। तो इसके अलावा मैंने और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। एक मैंने अपने केस का भी एग्जाम्पल दिया था, तंजानिया का जो केस था उसका मैंने एग्जाम्पल दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि कैसे किडनैप कर यहाँ से ले जाया गया। चूंकि यहाँ पर हुआ था, वो तंजानियन सिटीजन थी वह लेडी, जो कि उसको किडनैप कर ले गई। टेकन अवे, किडनैप शब्द एग्जैक्टली नहीं यूज किया जा सकता है इसमें, ले गई। तो यहाँ पर केस रजिस्टर हुआ यहाँ के कोर्ट में और मैंने एक रिट भी फाइल किया, क्योंकि यहाँ पर पुलिस के कनाइवेंस के साथ वो उसको, बच्चे को यहाँ से ले जाया गया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका था उसकी चर्चा मैंने पहले पार्ट में की। दूसरे पार्ट में की कि यदि कोई व्यक्ति जो इंडिया से बाहर का है, दूसरा एक और इसमें चीजों को क्लियर कर देते हैं कि अब इंडिया में तो यह मर्डर है माना जाता है, लेकिन अब वहां पर वह इंडियन व्यक्ति अमेरिकन सिटीजनशिप ले लिया है और वहां पर उसका मर्डर हो जाता है। वहां पर उसका मर्डर किसी अमेरिकन के द्वारा कर दिया जाता है या फिर किसी ऑस्ट्रेलियन के द्वारा कर दिया जाता है। तो चूंकि यहाँ का वह नागरिक नहीं है, ठीक है ना, और यहाँ पर वह नहीं है, इंडिया में नहीं है, इसीलिए वह कानून एप्लीकेबल नहीं होगा, इवन दो वह इंडियन है, ठीक है ना, इंडियन ओरिजिन का है, लेकिन उसका सिटीजनशिप वो दूसरे जगह का है, तो वहां का कानून उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं जनरल एक्सप्लेनेशन पर मैं आता हूँ। सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 51, 52A तक, ठीक है ना, सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 51 2A तक जो है उसकी चर्चा मैं यहाँ पर करूंगा। लेकिन कुछ बहुत कॉमन है जो कि सारे लोग जानते हैं, कॉमन व्यक्ति भी जानता है, तो उसको एक्सप्लेन कर मैं समय नहीं आप लोगों का और अपना भी बर्बाद करना चाहूंगा। जो इम्पोर्टेंट है उसकी चर्चा मैं करूंगा और प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है, जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, उसकी चर्चा मैं करूंगा। यहाँ पर सेक्शन 6 सबसे पहले मैं सेक्शन 6 को डील कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें, इसकी चर्चा तो मैं करूंगा ही। ऑफेंस, every penal provision and every illustration of such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions। यहाँ पर जो जनरल एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, उस जनरल एक्सप्लेनेशन के आलोक में ही इंडियन पिनल कोड को पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा। सिर्फ पढ़ा नहीं जाएगा, उसको समझा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि ऑफेंस के अंतर्गत नहीं आते। अब यहाँ पर जैसे ऑफेंस की बात मैं करता हूँ, ऑफेंस को मैं बहुत बार डिफाइन कर चुका हूँ। तो कोई भी व्यक्ति जो क्राइम करता है, कोई भी व्यक्ति जो क्राइम किया,
और यदि वह इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत आता है कि वह क्राइम है, तब ऐसी स्थिति में वह ऑफेंस माना जाता है। लेकिन यदि 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई क्राइम करता है, सपोज करिए 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई मर्डर कर दिया किसी का, तो क्या उसे सजा होगी? तो यहाँ पर वह एग्जेम्पशन है उसको, ठीक है ना, ये एक्सेप्शंस है, वह जो है वह क्राइम की श्रेणी में नहीं आएगा। मेक इट ए पॉइंट। यहाँ पर एक चीज और आपको बता दें कि आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को भी उठाकर देखिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे भी 7 साल से कम उम्र के बच्चे को सजा नहीं मिलती है, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती है। अब इसका फायदा कौन लोग उठाते हैं? इसका फायदा उठाते हैं ड्रग पेडलर्स। वे 7 साल से कम उम्र के बच्चे को या फिर उनका आधार कार्ड बनवाते हैं जो कि 7 साल से कम उम्र का हो। 7 साल से कम उम्र के बच्चे को से वो ड्रग्स की सप्लाई करवाते हैं, और चूंकि वह क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है, तो इसीलिए वहां पर वह बच जाता है, वह एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन, यदि कोई व्यक्ति जो कि लॉ को फॉलो कर रहा है, बाउंड बाय द लॉ है, कोई ऑफिसर है और वह कोई काम करता है लॉ को अबाइड करते हुए और लॉ को इन्फोर्स करने के लिए वो कोई काम करता है, तब उसको भी हम ऑफेंस की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। जैसे यदि कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, बिना वारंट के गिरफ्तार करता है, तो क्या उसके ऊपर 341 सेक्शन 341 के तहत केस दर्ज हो सकता है क्या? इलीगल कॉन्फाइनमेंट के तहत केस दर्ज हो सकता है क्या? वहां पर केस दर्ज नहीं होगा, ठीक है, वहां पर केस दर्ज नहीं होगा। हाँ, मैंने आप लोगों को ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में बतलाया था कि ललिता कुमारी को उठाकर जब ले जाया गया तो पुलिस वाले ने सहयोग नहीं किया, पुलिस वाले ने जानकारी कुछ भी नहीं दी, पुलिस को के पास कंप्लेन भी किया गया तो पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, और यह माना गया कि पुलिस का कनाइवेंस है इसमें। लेकिन वहां पर 341 को इलीगल कन्फाइनमेंट वहां पर इन्फोर्स किया गया क्योंकि पुलिस जस्टिफाई करने में सफल नहीं हो पाई कि यह इलीगल कन्फाइनमेंट है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में रिट भी फाइल हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल होने के बाद उस पर जो ऑर्डर आया वह हिस्टोरिकल जजमेंट है, ये मैं आप लोगों को बतला चुका हूँ। लेकिन यदि पुलिस जस्टिफाई कर देती है, बाद में अरेस्ट तो कर ली, अरेस्ट करने के बाद पुलिस यदि जस्टिफाई कर देती है, तब ऐसी स्थिति में वो ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन यदि वह जस्टिफाई नहीं कर पाती है, 24 घंटे का समय रहता है ना, 24 घंटे के अंदर वह जस्टिफाई नहीं कर पाती है कि क्यों गिरफ्तारी किया गया, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करती है, तब वह ऑफेंस की श्रेणी में आएगा, और पुलिस वाले को भी तब ट्रीट किया जाएगा कॉमन मैन की तरह। पुलिस वाले को भी क्या होगा? कॉमन मैन की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है? लेकिन ड्यूटी के दौरान यदि वह कोई काम करता है जो आईपीसी में ऑफेंस की श्रेणी में आता है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी तो ऑफेंस की श्रेणी में आता है, या फिर किसी व्यक्ति को वह गिरफ्तार करने जाता है और वहां पर वह मुठभेड़ होता है जिसमें कि उसे गोली चलानी पड़ती, आत्मरक्षार्थ, क्लियर कर दूं, यदि सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ती है, तब ऐसी स्थिति में वहां पर वह ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसमें कि सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 105 तक, जिसमें कि सेल्फ डिफेंस की बात भी कही गई है, जिसमें बात कही गई है ल्यूनेटिक की। मैं बहुत ल्यूनेटिक पर काफी चर्चा मैं आप लोगों के साथ कर चुका हूं, जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बतला दूं। यदि कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है और उस समय उसकी मेंटल स्थिति ऐसी नहीं रहती कि वह चीजों को समझ सके, उसको साधारण शब्दों में मैं कह सकता हूं कि वह मान लीजिए अपने आप को पागल डिक्लेयर कर देता है, तब ऐसी स्थिति में वो ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आता है, वह एक्सेप्शन है। या फिर कोई व्यक्ति आत्मरक्षार्थ यदि किसी व्यक्ति को मारता है, मर्डर कर देता है, तब ऐसी स्थिति में भी वो ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे
कि किसी व्यक्ति के यहाँ पर डकैती करने के लिए कोई पूरा गैंग गया और डकैती करने के दौरान वह उसने मर्डर करने का प्रयास किया वहां के उसके मालिक का, और इसी क्रम में धक्का मुक्की के क्रम में उस मालिक जो था, उस घर का हाउस ओनर जो था, उसने इस व्यक्ति के ऊपर लाठी से किसी चीज से प्रहार कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर यदि सिद्ध हो जाता है कि वह सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया है, तब ऐसी स्थिति में वो ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आएगा। यह भी एक्सेप्शन है। मैंने इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को पहले भी दिया हुआ है, और यहाँ पर इस एक्सेप्शन में एक बात और भी बतला दूं आप लोगों को कि इसी में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने परिजनों की सुरक्षा हेतु, उसकी जान बचाने हेतु यदि किसी व्यक्ति के ऊपर प्रहार करता है तो यह भी आत्मरक्षार्थी माना जाएगा, यह भी सेल्फ डिफेंस ही माना जाएगा। या फिर कि डिग्निटी को बचाने के लिए, सपोज करिए किसी की पत्नी का कोई रेप करने का अटेम्प्ट ले रहा है और वहां पर पति यदि उस व्यक्ति की हत्या भी कर देता है और ये प्रूफ हो जाता है कि उसने बचाने के लिए किया है अपनी पत्नी को, तो वह भी सेल्फ डिफेंस में माना जाएगा। उस महिला के सेल्फ डिफेंस में डिग्निटी को बचाने के लिए किया गया, तो यह भी एक्सेप्शंस के अंतर्गत आता है। अब दूसरा है, तीसरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो है जान लीजिए। जनरल एक्सेप्शंस जो है वो पार्ट ऑफ द डिफिनीशन है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, जिसके ऊपर आरोप लगाया है गया है, जो एक्यूज है, उसके ऊपर चला आता है। मतलब कि उस व्यक्ति को यह सिद्ध करना होता है कि उसने आत्मरक्षार्थ ऐसा किया, या फिर उस व्यक्ति को यह सिद्ध करना होता है कि उसकी उम्र 7 साल से कम है। पहला तो जो मैंने बताया था 7 साल से कम है, उसे सिद्ध करना होता है कि उसकी उम्र 7 साल से कम है। दूसरा, यदि उसने आत्मरक्षार्थ ऐसा किया है तो यह बतलाना होता है कि उसने आत्मरक्षार्थ किया, क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या परिस्थितियां थी। तीसरा, यदि वह व्यक्ति अपने आप को पागल डिक्लेयर कर देता है, ल्यूनेटिक डिक्लेयर किया हुआ है, तब इसे मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सिद्ध करना होता है कि वह ल्यूनेटिक उस समय था जिस समय घटना घटी, उस समय वह ल्यूनेटिक था जिस समय घटना घटी। उसके बाद वह ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बाद में वह ठीक नहीं हो सकता है। चौथा, यदि कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसा कोई काम करता है ड्यूटी के दौरान जो इंडियन पिनल कोड में आता है ऑफेंस की श्रेणी में। ड्यूटी के दौरान का मतलब है कि ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए, ड्यूटी के दौरान से सिर्फ मतलब नहीं है। यदि अपनी ड्यूटी के दौरान पर्सनल कैपेसिटी में किसी व्यक्ति को मार दे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, तो ऐसी स्थिति में तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए यदि कोई ऐसा काम करता है जो ऑफेंस की श्रेणी में आता है, तो यह भी एक्सेप्शन ही माना जाएगा। तो सेक्शन 6 जो कहता है ऑफेंस की जो चर्चा करता है वो यह करता है। तो सेक्शन 6 को जानना जरूरी। इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ की जो बात आती है, ऐसे आपको तो यह पता है कि जब कोई भी केस होता है तो वहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर आता है क्रिमिनल केस में, कि वह सिद्ध करे कि उसने क्राइम किया है। ठीक है, उसने क्राइम किया, उसने वह ऑफेंस कमिट किया है। लेकिन एक्सेप्शंस के केस में, जहां पर एक्सेप्शंस हैं, उसके केस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वह एक्यूज्ड के ऊपर चला आता है। दोनों में डिफरेंस समझिए। सामान्य परिस्थिति में यदि कोई ऑफेंस होता है जो एक्सेप्शंस की श्रेणी में नहीं आता है, प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों को आप जान लीजिए। मैं सारी चीजों को प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से ही बतला रहा हूँ, मैं एकेडमिक दृष्टिकोण से सिर्फ नहीं बतलाता हूँ कभी, ठीक है, क्योंकि आप सारे लोग लॉयर हैं, इसलिए इन सारी चीजों को समझ लीजिए कि सामान्य परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति क्राइम करता है और वह एक्यूज है, तो यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वह प्रोसिक्यूशन पर चला आता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में, जिसमें कि एक उम्र का बात है 7 साल से कम, ड्यूटी की बात है, ठीक है ना, पब्लिक सर्वेंट की बात है, वहां पर दूसरा, तीसरा है आत्मरक्षा, और चौथा है आपका ल्यूनेटिक। तो इस चारों परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति क्राइम करता है
और वो ऑफेंस की श्रेणी में आता है और वो इन सारे कंडीशंस को, जो एक्सेप्शंस है, उसका बेनिफिट लेना चाहता है, तब यह बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर चला आता है। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन का कोई रोल नहीं है। सर, जैसे कोर्ट में यह मामला जाएगा और आपने यह डिफेंस लिया है, बीइंग ए लॉयर, आप अपने क्लाइंट को बचाने के लिए सब डिफेंस ले रहे हैं, तो आपको यह प्रूव करना होगा कि ये सारे कंडीशंस को आप सेटिस्फाई करते हैं, तभी कोर्ट इसको मानेगा कि एक्सेप्शंस की श्रेणी में आ रहा है। अदरवाइज सामान्य ऑफेंस की श्रेणी में आएगा और सामान्य ऑफेंस में जो सजा होती है वही सजा होगी। इससे संबंधित एक केस है जिसमें कि बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कही गई है। शंकर नारायण भादोलकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, शंकर नारायण भादोलकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यह सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टेड केस है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट हुआ है। यह सुप्रीम कोर्ट केसेस के वॉल्यूम 9 पेज नंबर 71 में, इसमें स्पष्ट है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वह उस व्यक्ति पर आएगा जो इस एक्सेप्शंस का फायदा लेना चाहता है। और ऑल इंडिया रिपोर्टर में भी यह रिपोर्टेड है, 2004 के ऑल इंडिया रिपोर्टर में, सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 1976। लेकिन हम जब इसका फायदा लेना चाहते हैं तो हमको एविडेंस एक्ट के सेक्शन 105 को भी साथ में लेकर देखना पड़ेगा, साथ में लेकर पढ़ना पड़ेगा, तभी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पर मैं आता हूं कि सेक्शन 7 क्या कहता है। सेक्शन 7 क्या कहता है कि एवरी एक्सप्रेशन which is explained in any part of this code is used in every part of this code is in conformity with the explanation। यदि पूरे आप जितना भी इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस हैं वहां पर कहीं कंफ्यूजन होता है, तब ऐसी स्थिति में हम जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है 6 से लेकर 52A तक, उस एक्सप्लेनेशन के आधार पर उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, चाहे वह कोर्ट हो तब, चाहे वह लॉयर हो तो। ठीक है ना, जज हो तो या फिर लॉयर हो तो वो उसी एक्सप्लेनेशन का सहारा लेंगे कहीं यदि कंफ्यूजन आता है तब। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि जो जनरल एक्सप्लेनेशन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ बहुत ही कॉमन है, इसीलिए मैं उसकी चर्चा तो यहाँ नहीं करूंगा, जो आप इम्पोर्टेंट है मैं उसकी चर्चा करूंगा। अब यहाँ पर एक और सेक्शन 8 जो क्या कहता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सेक्शन 8 और 10 के बाद मैं आगे फिर बढ़ूंगा। सेक्शन 8 में ही शब्द का उपयोग किया गया है। यहाँ पर ही शब्द का उपयोग ही और सी दोनों के लिए किया गया है, मेल और फीमेल दोनों के लिए किया गया है। इसीलिए जब आपके पास कोई केस आता है और कहीं पर जजमेंट में आप देखेंगे ही लिखा हुआ है फीमेल के लिए भी, तो आप ये मानकर चलिए, ठीक है ना, तो आप ये मानकर चलिए कि वह इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए किया गया है, न कि मेल और फीमेल के लिए किया गया है। यहाँ पर एक्यूज या कंप्लेनेंट की बात जब आती है, इन्फॉर्मेंट की बात आती है, और वहां ही शब्द जब यूज किया जाता है तो वह दोनों पर एप्लीकेबल होता है। और यही चीज फिर एप्लीकेबल होता है आपका सीआरपीसी के 2 सबसेक्शन वाई में। और फिर हम आते हैं तो सेक्शन 125 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी में भी यह इंडिकेट करता है फीमेल को। ही शब्द जो है वह फीमेल को इंडिकेट करता है, इसीलिए इसको लेकर आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा। यहाँ पर जब ही शब्द की बात की जा रही है तो ह्यूमन बीइंग की बात की जा रही है, न कि मेल और फीमेल की बात की जा रही है, इसलिए वहां पर दिमाग को मत लगाइएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन का कोई सीन नहीं है, क्योंकि आईपीसी इसको बहुत स्पष्ट तौर पर क्लियर कर दिया है। जब फीमेल की बात आती है तो यहाँ पर 7.5 years की जब महिला है कोई, ठीक है ना, कोई महिला है तो उसको वीमेन के रूप में ही ट्रीट किया जाएगा। सेक्शन 354 आईपीसी की जब बात आती है तो वहां पर उसको वीमेन के रूप में ट्रीट किया जाएगा। अर्थात 7.5 month की जो महिला, 7 साल से नीचे की, 7 साल तक का तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 7 साल 6 महीने तक की यदि कोई बच्ची है
और उसका मोलेस्टेशन होता है, तो आप ये देखेंगे केस में कि पॉक्सो एक्ट तो वहां लागू होता ही होता है, सेक्शन 354 भी लागू होता है। इसका मतलब है कि 7 साढ़े 7 साल की यदि कोई बच्ची है तो उसे वीमेन के रूप में ट्रीट किया जाता है। आप बहुत बार उठाकर देखिए, पॉक्सो एक्ट में 354 भी लगा रहता है। इसके अलावा बच्चियों के केस में भी आप देखिए 376 भी लगा रहता है, और पॉक्सो एक्ट का 678 जो भी है, 4 5 6 7 8 वो अभी लगा रहता है। इसका मतलब है कि उसको वीमेन के रूप में ट्रीट किया जाता है, उसको सिर्फ इस रूप में नहीं ट्रीट किया जाता है कि वहां पर वो बच्ची है। और 7.5 ईयर्स का कोई बच्चा यदि क्राइम करता है तब उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसको एक्यूज नहीं कहा जाता है, मेक इट ए पॉइंट, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ कहा जाता है। यहाँ पर हम एक्यूज शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ कहा जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट है और भी, जो मैं इसकी चर्चा कर दूं और तो सेक्शन से ही, तो इसमें सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52A तक में मैंने आप लोगों को अभी जितना बताया, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है बात छोटे छोटे हैं, जो कि आप खुद ही सिर्फ देखिएगा तो आप समझ लीजिएगा कि क्या है वो। जैसे सेक्शन 21, जिसको कि आपको जानना चाहिए, पब्लिक सर्वेंट। हालांकि ये भी बहुत कॉमन है, और पब्लिक सर्वेंट की लिस्ट पूरी दी हुई है, यदि आप उसको देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि वो क्या है। पब्लिक सर्वेंट को एक्सप्लेन करने की बहुत जरूरत नहीं है, तो पब्लिक सर्वेंट की पूरी लिस्ट दी हुई है, जिसमें MP MLA सारे पब्लिक सर्वेंट की ही श्रेणी में रखे गए हैं। फिर सेक्शन 25 में फ्रॉडुलेंटली, मैं फ्रॉड की बात जब करूंगा तो चीटिंग और फ्रॉड को मैं डिस्टिंग्विश भी करूंगा, मैं आगे चलकर उसको, और उस समय ही मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। सेक्शन 32 ओमिशन की बात करता है कि यदि कोई चूक होती है, मान लीजिए गलती से भी किसी से कोई मर्डर हो जाता है, तो वो चूक को भी ऑफेंस की श्रेणी में रखा जाता है। यानी सिर्फ कमीशन ही क्राइम नहीं है, ओमिशन भी क्राइम है। ओमिशन यदि होता है और IPC की श्रेणी में आता है तो वो भी क्राइम है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 34, जिसकी मैं आज चर्चा आपके सामने करने वाला हूँ। तो इसको मैं बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूँ। व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस in furtherance of the common intention, in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for that act in some manner as if it were done by him alone। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसको, इसके लिए अलग से मैंने पूरा क्लास ही रखा हुआ है, क्योंकि सेक्शन 34 ऐसा है जो कि आप देखेंगे कि पुलिस सारे केस में ही लगा देगी। जहां 2 से ज्यादा व्यक्ति हुआ वहां पर पुलिस क्या करेगी, वह लगा देगी। 5 हुआ तो 5 है तो 149 सकती है। तो सेक्शन 34 जो है वह पुलिस सब में लगा देगी, यहाँ पर लिखा रहता है। यहाँ पर /34 जो है वो बहुत ही खतरनाक सेक्शन है, और बिना किसी क्राइम के भी व्यक्ति को सजा हो सकती है। लेकिन 34 में बचने का भी स्कोप कहां पर है, इसकी चर्चा मैं यहां पर करूंगा। सेक्शन 34 पूरे IPC का सेक्शन को उठाकर देख लीजिए, लेकिन सबसे खतरनाक यदि कोई सेक्शन है तो वह सेक्शन 34 है। और प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से इसमें बहुत स्कोप भी है, प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से इसमें बहुत स्कोप है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इसको पूरा का पूरा इस पर एक क्लास ही रखा हुआ है, जिससे कि आप कैसे अपने क्लाइंट को बचा सकते हैं। फंसना तो बहुत कॉमन है, आप खड़े हुए देख रहे हैं भीड़ में कोई क्राइम हो रहा है तो 34 आपके ऊपर लग जाएगा, ये माना जाएगा कि आपका पार्टिसिपेशन है। अब आप सिद्ध करते रहिए कॉमन इंटेंशन है कि नहीं, ये फर्दरेंस ऑफ जो है वो कॉमन इंटेंशन है कि नहीं, लेकिन इसको आपको सिद्ध करते रहिए बैठकर। लेकिन आप भीड़ में भी खड़े हैं तो आप देखिएगा 34 लग गया। यदि कोई प्रोसेसन चला जा रहा है और प्रोसेसन में कोई व्यक्ति जो है वो बहुत एग्रेसिव हो गया, एग्रेसिव होने के बाद उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो उसमें जितने 200 व्यक्ति हैं सबके ऊपर सेक्शन 34, वह सेक्शन तो लगेगा ही लगेगा, और सेक्शन 34 के तहत सबको पार्टी बना दी जाएगी। ये आप देखते होंगे बहुत ही कॉमन है, ये जो है बहुत ही कॉमन है। तो इसकी चर्चा अलग से करनी आवश्यक है, क्या क्या प्रोविजन है, केस लॉ क्या है, कैसे आप बचा सकते हैं अपने क्लाइंट को, ठीक है ना, इसकी मैं भी चर्चा करूंगा। फिर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैं उसको यहाँ पर इसकी चर्चा कर रहा हूँ। सेक्शन 40
ऑफेंस की जब मैं बात करता हूं तो ऑफेंस डिनोट ए थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। ऑफेंस किसको कहते हैं? जो इस कोड में जिसको पनिशमेंट के रूप में माना गया है, जो पनिशेबल है इस कोड में, उसको हम क्या कहते हैं? ऑफेंस कहते हैं। जो इस कोड में पनिशेबल नहीं है उसको हम ऑफेंस नहीं कहते हैं। लेकिन फिर जो स्पेशल लॉ है, उस स्पेशल लॉ की बात करें, कस्टम लॉ की बात करें, एनआई एक्ट की बात करें, ठीक है ना, और बहुत सारे एक्ट हैं जिसकी मैं बात करूं जो स्पेशल एक्ट है। स्पेशल एक्ट है जो किसी रीजन विशेष, जो किसी पर्पस के लिए किए जाते हैं, वहां पर ऑफेंस, जो क्राइम की बात की गई है वहां पर जो प्रोविजन किया गया उससे अलग जाकर यदि कोई काम करते हैं तो वह क्राइम है। जैसे मैं बात करता हूं आपको एनडीपीएस एक्ट की। एनडीपीएस एक्ट में 5 मिलीग्राम से कम यदि आप रख रहे हैं ड्रग्स को तो वह ऑफेंस की श्रेणी में तो नहीं आता है, लेकिन आप उससे ज्यादा रख रहे हैं तो ऑफेंस की श्रेणी में चला आता है, ठीक है ना। 5 मिलीग्राम या समथिंग कुछ ऐसा ही है, तो उसको वो ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन उससे ऊपर जा रहे हैं तो ऑफेंस की श्रेणी में आता है। फिर वह कॉमर्शियल क्वांटिटी कितनी है उसको निर्धारित करता है। तो यह सब यह स्पेशल लॉ है जहां पर उसको ऑफेंस माना गया है, ठीक है ना, ऑफेंस माना गया है। अब एनडीपीएस एक्ट के पहले आप देखते होंगे बहुत पुराने समय में बूढ़े लोग गांजा डालकर हुक्का, तो आप देखिएगा हुक्का बार बहुत जगह पर खुला हुआ है, ठीक है ना, तो हुक्का बार खुला हुआ है, तो हुक्का बार में आप जब गांजा डालकर वो गुड़गुड़ करते हैं, खींचते हैं उसको, तो वो केस हो जाता है एनडीपीएस एक्ट के तहत। लेकिन एनडीपीएस एक्ट के बनने के पहले वहां क्या था? सारे जगह पर वह हुक्का, गांव में तो बहुत कॉमन था हुक्का। आज यदि गांव में हुक्का गांजा डालकर किया जाए और उसको गुड़गुड़ किया जाए, जो खींचा जाए, तो क्या होगा? वो क्राइम बन जाता है। हुक्का बार इसीलिए बैन किया हुआ है। तो आईपीसी में उसकी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन एनडीपीएस एक्ट में उसकी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर ऑफेंस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो जो मैं आईपीसी की बात करता हूँ तो आईपीसी में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि यहाँ पर जो प्रोविजन दिया गया है उससे अलग जाकर यदि कोई काम करता है उसको यदि ऑफेंस माने क्राइम की श्रेणी में रखा जाता है तो वही पनिशेबल होगा, दूसरा कोई पनिशेबल नहीं होगा। लेकिन सेक्शन 41 स्पेशल लॉ की बात करता है। स्पेशल लॉ में जो एप्लीकेबल है, लोकल लॉ की बात करता है। लोकल लॉ जो किसी क्षेत्र विशेष के लिए, मान लीजिए लॉ बनाया गया, तो गोवा पोर्ट ट्रस्ट एक्ट बनाया गया, तो गोवा पोर्ट ट्रस्ट एक्ट सिर्फ गोवा के लिए है। किसी ट्राइबल के लिए कोई एक्ट बनाया गया तो वहां पर वह भी एप्लीकेबल है, इंडियन पिनल कोड के अलावा वह भी एप्लीकेबल है। वहां पर उसको उससे अलग कर हम नहीं देख सकते हैं। इंडियन पिनल कोड तो है ही है, उससे अलग फिर हम जो है वहां जो पनिशेबल है उसके तहत भी सजा होगी। अब देखिए कि एनडीपीएस एक्ट तो लागू होता ही किसी केस में, और वहां पर आईपीसी भी लागू होता है, क्योंकि आईपीसी के अंतर्गत भी यदि कोई सजा है और एनडीपीएस के अंतर्गत भी कोई सजा है तो वो वहां पर लागू होगा। जैसे कोई व्यक्ति ड्रग्स लेकर जा रहा है और किसी व्यक्ति को बेचना है उसे, या कोई रास्ते में कोई व्यक्ति मिल गया जो बोला मुझे भी दो, और दोनों में लड़ाई हो गई, और लड़ाई होने के क्रम में उसने उसका मर्डर कर दिया, तो जब मर्डर कर दिया तो 302 यहाँ लागू होगा, लेकिन एनडीपीएस एक्ट भी लागू होगा। तो वहां पर स्पेशल एक्ट भी लागू हुआ और इंडियन पिनल कोड भी लागू हुआ, तो दोनों के तहत वह साथ में उसका चलेगा, जो प्रोसीडिंग है वो साथ में चलेगी, जिसकी चर्चा मैंने कल एक जजमेंट मैंने बताया था, फरत के केस का ही में था जिसमें मैंने जजमेंट बताया था, तो वहां पर वह एप्लीकेबल होगा, दोनों साथ साथ चलेगा, दोनों साथ साथ उस पर पनिशमेंट की बात होगी। अब यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेक्शन 45 जो है, सेक्शन 42 लोकल लॉ की बात करता है और सेक्शन 45 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट है क्या, इसकी मैं बात करूंगा। फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ जो एक्यूज नेचुरल डेथ। लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वह आपको, जैसे मान लीजिए 14 साल की सजा, 15 साल की सजा यदि होती है, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहलाया जाता है, 14 साल तक मैक्सिमम, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, मतलब 14 साल के बाद आप जेल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन आप यहाँ देखिएगा जब आईपीसी में यह बहुत स्पष्ट किया गया, बाद में बहुत सारे जजमेंट में भी आया है कि 12 साल से कम उम्र की बच्ची का यदि रेप होता है या फिर कोई बहुत हीनस क्राइम होता है, मर्डर वैसा होता है, तो उसे जो सजा मिलती है उसमें सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं रहता है, इसमें दिया जाता है
इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द एक्यूज्ड नेचुरल डेथ, कि वह तब तक जेल में रहेगा जबकि वह नेचुरल डेथ उसका नहीं हो जाता है, ठीक है ना। तो वह तब तक जेल में रहेगा जब तक उसका नेचुरल डेथ नहीं हो जाता। तो ये सारी चीजें तो कही गई है इंडियन पिनल कोड में। फिर हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करते हैं 52(1) में, 52(a) में हार्बर की बात करते हैं। इन सारी चीजों की चर्चा हम बार बार जब पढ़ाएंगे तो इसकी चर्चा तो हम करेंगे। आज आप लोगों को सेक्शन 34 पढ़ाना था, तो थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन करता हूँ, फिर मैं आगे कल इसको एक्सप्लेन करूंगा बहुत डिटेल में। पूरा इसमें घंटा भर चाहिए आपको समझाने के लिए। सेक्शन 34 क्या कहता है? When a criminal act is done by several persons, यहाँ पर पहला चीज जो आता है वह क्या आता है? पहला तो क्रिमिनल एक्ट है, फर्स्ट है क्रिमिनल एक्ट। दूसरा किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, यदि वह सेवरल पर्सन्स के द्वारा किया गया। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इन फर्दरेंस को भी डिफाइन मैं करूंगा, तभी वो एक्सप्लेन ज्यादा बेहतर होगा। ऑफ कॉमन इंटेंशन, फिर कॉमन इंटेंशन आता है, इसमें फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन आता है। फर्दरेंस शब्द ओरिजिनल एक्ट में नहीं था, वो जब मैकॉले ने 1860 में एक्ट बनाया उस समय नहीं था। 1870 में अमेंडमेंट के द्वारा फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन को जोड़ा गया, फर्दरेंस शब्द को जोड़ा गया। और तब आता है आपका लायबल फॉर दैट एक्ट। वह सारे लोग जो हैं, यदि कोई क्रिमिनल एक्ट एक या एक से अधिक व्यक्ति करता है, एक से अधिक व्यक्ति करता है, तो वह दोनों व्यक्तियों का इंटेंशन कॉमन है, या दो से चार, ज्यादा 20, 25, 15, 200 कॉमन इंटेंशन है, तब ऐसी स्थिति में कॉमन इंटेंशन है, तब ऐसी स्थिति में वहां पर यह माना जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति ने इसको इंडिविजुअल तौर पर किया है और सभी लोग उसके लिए इंडिविजुअली लायबल भी होंगे और सभी लोगों को सजा भी होगी। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसमें कि बचा जा सकता है और जिसको कि जहां पर फंसा भी जा सकता है। जैसे पुलिस तो कोशिश करती है, पुलिस तो अपना गर्दन बचाने की कोशिश करती है, कहां पर फंसा दिया जाए, तो फंसा भी जा सकता है, लेकिन बचने की भी बहुत गुंजाइश है। तो मैं बीइंग ए लॉयर आप लोगों को, और आप लोग भी चूंकि लॉयर है, कहाँ बचा जा सकता है, वहां पर क्या क्या जजमेंट है, इसकी चर्चा मैं कल की क्लास में आप लोगों के साथ करूंगा और इसको एक्सप्लेन करूंगा सारे चीजों को। जब फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन की बात करूंगा, कॉमन इंटेंशन को प्रूव कैसे किया जाए। कोई कॉमन इंटेंशन ऐसी चीज इसको प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है। कॉमन इंटेंशन जो है वो बिल्कुल माइंड गेम है, तो आप किसी के दिमाग को तो पढ़ सकते नहीं, तो कैसे इसको प्रूव करेंगे, या किसको कैसे इसको प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा और कैसे आप इसको डिफेंड करेंगे, इन सारी चीजों की चर्चा में नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में करूंगा।